बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करने लगे हैं मीडियम रॉबिन से कुछ चीज़ें जो कि हमने पहले पेथोमा से देखी थी, अब हम करने लगे हैं यहाँ से। ठीक है, ये वही बताया हुआ है कि ना स्टमक के पार्ट्स बताए हुए हैं, एंट्रम, बॉडी, फंडस, कार्डिया। ठीक, जो कार्डिया है उसमें हमारे पास फोब्यूलर सेल्स होते हैं जो कि म्यूसिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और हमें पता था कि ना हमारे पास एक जी सेल्स होते हैं। ठीक है, वो गैस्ट्रिन रिलीज़ करते हैं। गैस्ट्रिन फिर अल्टीमेटली जो है वो पैरेटल सेल्स पे आती है, वहाँ से वो एसिड प्रोड्यूस कराती है। ठीक है, और चीफ सेल्स होते हैं वो पेप्सिन प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली वो सब जो स्टमक में नॉर्मली चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्टमक की कुछ लेयर्स होती हैं, लाइक ऊपर म्यूकस होती है, देन म्यूकोजा होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। ठीक है, मस्कुलरिस म्यूकोजा सेकंड लेयर होती है, थर्ड पे होती है सब म्यूकोजा। कुछ डिफेंसिव फोर्सेज होती हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास जो है ना वो होती हैं जो डिफेंसिव होती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, जो इंजरी कराते हैं वो ये वाले फैक्टर्स लिखे हुए हैं। कभी कभी ड्रॉ करने के लिए आप ड्रॉ कर दो तो ईजी रह जाता है। ठीक है ना, एग्जाम में म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, वाइका प्रोटेक्ट करता है, ब्लड फ्लो अच्छा हो वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो रीजनरेशन हो रही होती है, एपिथेलियम की रीजनरेटिव एबिलिटी होती है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन पे जो एपिकल ट्रांसपोर्ट के हमें पता सेल्स जो हमने सारे पड़े हुए हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस, ये डिफेंसिव फोर्सेज हैं। ठीक है, जो इंजरी कराती हैं उसमें एच पाइलोराई, एनसेड, एस्प्रिन, टबैको, अल्कोहल और ये जो रिफ्लक्स होता है ना गैस्ट्रिक। अच्छा, जो एनसेड्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेंगे तो क्या होगा, हमारे पास जो ये डिफेंसिव फोर्स है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, काम कहाँ पर जाएगा, इंजरी की तरफ जाएगा। ठीक है, इंजरी करा लेते हैं ना तो हमारे पास क्या होगा, अल्सर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, लाइक ये देखो ये इंजरी से एक्सपोजर होगा, इम्पेयर्ड डिफेंसेस हैं। अल्टीमेटली क्या हो रहा है हमारे पास कि ये यहाँ पे एक्सपोजर था, ये सारा एरोड कर गया। ठीक है, नेक्रोटिक डेब्रिस बन जाएगा, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे, ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, एंड पे स्कारिंग और ग्रेनुलेशन टिश्यू सारा ना आप नीचे से देख सकते हो। स्कीमिया, शोक और डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग सारे रिस्क फैक्टर्स आप लिख सकते हो। तो ये डायग्राम में एक्सप्लेन होगी। ठीक है, इसमें वही वाली बात है कि गैस्ट्रोपैथी होती है। ठीक है, और पोर्टल हाइपरटेंशन जब होती है तब ब्लड फ्लो इम्पेयर होता है, तब भी अल्सर हो सकता है। ठीक है, हाइपरट्रोफिक गैस्ट्रोपैथी होती है विच इज एसोसिएटेड विद द टू डिजीज, लाइक इन एमसीक्यू जो कराएगा तो मैनिटेरियल डिजीज फिर जो लिंगर एल्सन सिंड्रोम हो तो हमारे पास क्या होता है, हाइपरट्रोफिक गैस्ट्रोपैथी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट प्रेजेंट करता है विद एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, एरोजन अल्सरेशन, हेमरेज, हेमेटोमेसिस, वॉमिटिंग में ब्लड आना। ठीक है, स्टूल में ब्लड आना। पैथोजेनेसिस में हमें पता है कि यार पीएच बहुत कम हुई होती है, लाइक 1 तक चली गई होती है। ठीक है, हार्श इन्वायरमेंट होता है, म्यूसिन वगैरह या बाइकार्ब्स या ब्लड सप्लाई नहीं होती प्रॉपर, गैस्ट्रोपैथी हो जाती है। ठीक है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो जाता है, देन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, मतलब गैस्ट्रोपैथी, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, देन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो जाता है। ठीक है, सारे म्यूसिन को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, एनसिड्स का मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। जो इनहिबिटर्स होते हैं, एस्प्रिन या ब्रूफन जो हम लोग लेते हैं, या फिर सिलेक्टिव अगर कोक्स टू देंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एनसिड्स का आपने देख लिया। यूरिमिक पेशेंट्स में जो होता है ना, एंड दोज विद इन्फेक्टेड विद द यूरिएज सिक्रेटिंग एच पाइलोराई इंड्यूस्ड जो होता है ना एक्यूट गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन मेनली इसको हम क्रोनिक में देखते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, बाइकार्ब को कम करा देता है। ठीक है, फिर म्यूसिन कम, बाइकार्ब कम, हाइपोक्सिन जो हाई अल्टीट्यूड्स पे रहते हैं ना, जिनमें ऑक्सीजन डिलीवरी कम होती है। ठीक है, उनकी वजह से, या फिर जो हार्श केमिकल सुसाइड अटेम्प्ट में लोग एसिड बेस पी के आ जाते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, या फिर एल्कोहल लेते हैं, एसिड्स लेते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसकी मोर्फोलॉजी की तरफ आएंगे फ़ौरन से। इसमें बस गैस्ट्रोपैथी और एक्यूट माइल्ड एक्यूट गैस्ट्राइटिस जो है डिफिकल्ट रिकग्नाइज, सिंपल सा क्या आता है, थोड़ा सा एडिमा होगा और वेसल्स में कंजेशन होगी। ठीक है, बस हाइपरप्लेजिया होता है फोब्यूलर म्यूकस सेल्स का। ठीक है, मतलब कि एपिथेलियम बिल्कुल इंटैक्ट होती है, लेकिन जो म्यूकस होती है वो थोड़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है ना, टिपिकली रिप्रेजेंट लाइक आप कह लो कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स आर नॉट प्रोमिनेंट। सिर्फ अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन तो न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे। ठीक है, देन हमारे पास क्या आता है इसमें ना, अच्छा वो कहता है आप एक्टिव इन्फ्लेमेशन की टर्म यूज़ करते हो बजाय के जो है ना एक्यूट के, यहाँ पर लिखा होगा आपको नज़र आएगा ये टर्म एक्टिव इन्फ्लेमेशन हम यूज़ करते हैं ओवर एक्यूट इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट द ट्रैक्ट, सिंस एक्टिव इन्फ्लेमेशन में भी प्रेजेंट इन बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज स्टेट्स, मतलब ये दोनों में एक्यूट चाहे क्रोनिक को हमारे पास एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती थी विद मोर सीवियर म्यूकोजल डैमेज। यहाँ पे अल्टीमेटली म्यूकोजा का डैमेज होगा, पहले वो होती है उसका हाइपरप्लेजिया, आता है म्यूकोजा का अल्टीमेटली क्या आता है, म्यूकोजल डैमेज हो जाता है, एरोजन होती है, यहाँ पे हेमरेज होता है। ठीक है, हेमरेज जिस तरह यहाँ पे हमने देखा ना, इन्फ्लेमेशन हो रही है, ग्रेनुलेशन टिश्यू का पे ब्लड वेसल्स होंगी वो उनका हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, एंड हेमरेज जो है वो डार्क पंक्टेट रिप्रेजेंट करता है हाइपरबैरिक म्यूकोजा, कंकरेंट प्रेजेंस ऑफ एरिजिनल हेमरेज इज टर्म्ड एक्यूट हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस। तो ये यहाँ पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस आया। फिर देन आता है स्ट्रेस रिलेटेड, इसमें पास 2-3 ये एससीक्यू भी है। स्ट्रेस अल्सर्स होते हैं, ये आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें हो जाते हैं अल्टीमेटली शोक, ट्रिपल एस शोक, सेप्सिस या फिर स्वेयर ट्रॉमा। कर्लिंग अल्सर्स होते हैं वो होते हैं प्रोक्सिमल ड्यूडेनम में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन हम इसको बेस्ड ऑन लोकेशन डिवाइड करते हैं, तो ये प्रोक्सिमल ड्यूडेनम में होंगे। ठीक है, इसमें बर्न का कोई पेशेंट है, फिर ट्रॉमा हो गया पेशेंट है, तो कर्लिंग हो जाएगा। और कर्लिंग आप याद रखो लाइक प्रोक्सिमल ड्यूडेनम के लिहाज से। कुशिंग आप याद रखोगे जिसमें कुशिंग सी फॉर इंट्राक्रेनियल डिजीज़,
और वैसे ये बनता तो नहीं, लेकिन आप याद रख लें, ठीक है। हमने मतलब विद लेस स्ट्रेस ना अपनी चीज़ों को याद करने की कोशिश करनी है क्या, और मतलब किसी अब जैसे आपको याद होता है वैसे याद करो, ठीक है। तो कुशिंग मेरे दिन में आता था यार, लाइक ब्रेन, तो फिर वो इंट्राक्रैनियल डिजीज़ की वजह से, ठीक है, इसमें प्रेफरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर पैथोजेनेसिस में क्या आता है, बेसिकली लोकल इस्कीमिया होता है, ठीक है, ड्यू टू हाइपरटेंशन, मतलब इससे ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड फ्लो कम है, ठीक है, स्ट्रेस इंड्यूस प्लैंक्टनिक वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। इसकी बड़ी अच्छी जो है ना मैंने वो किया हुआ है अपने रजिस्टर में, आपको दिखाते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, इस्कीमिया होगा, ठीक है, स्ट्रेस रिलेटेड जो है ना पहले पढ़ने लगे हैं हम, तो मतलब क्रिटिकली लॉ में होता है वही SSS मैंने लिखा हुआ है। स्ट्रेस रिलेटेड प्लैंक्टनिक वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है, तो हाइपरटेंशन होती है और ब्लड फ्लो कम होती है। ब्लड फ्लो कम आपको पता है फ़ौरन क्या हो जाएगी, वो काम जाएगा अल्सर की तरफ। फिर वेजो कंस्ट्रिक्टर एंडोथिलिन 1 रिलीज़ होता है, ठीक है। ये जो एंडोथिलिन होता है ना वो COX-2 की प्रोडक्शन को कम करेगा। COX-2 की प्रोडक्शन जब इनहिबिट होगी तो हमारे पास अल्टीमेटली वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे, ठीक है, तो वो काम जाएगा अल्सर की तरफ। जो कुशिंग अल्सर होता है वो बेसिकली वेगस न्यूक्लियर, हमें पढ़ा था कुशिंग जो है ब्रेन से रिलेटेड इंट्राक्रैनियल डिजीज है, तो यहाँ पे वेगल न्यूक्लियर स्टिमुलेट होते हैं जो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, अल्टीमेटली सिस्टमिक एसिडोसिस करा देते हैं, ठीक है, और म्यूकोसा की इंजरी हो जाती है। ये वीडियो मेरा ख्याल हम यहीं तक रखते हैं, फिर मॉर्फोलॉजी कर लो आप इसकी। इसमें हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंजरी होती है जिसमें शैलो एरोजन होती है, मतलब एरोजन होगी लाइक दिस, ठीक है। और फिर क्या होता है हमारे पास एक्यूट अल्सर्स राउंडेड होते हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा ये ना एक्यूट अल्सर्स हैं, क्रोनिक अल्सर्स की तरफ नहीं आपने जाना। इनकी जो अल्सर की बेस होती है वो बिल्कुल ब्राउन या ब्लैक सी होती है, ठीक है, वहाँ पे मतलब डाइजेशन हुई होगी, रेड सेल्स आए होंगे, ठीक है। और अनलाइक पेप्टिक अल्सर्स विच राइज इन द सेटिंग ऑफ द क्रोनिक इंजरी, एक्यूट अल्सर्स आर फाउंड एनीवेयर, मतलब इनकी कोई मतलब हमने कहा था ना वो इंट्रम में होते हैं, लेकिन इनकी कोई लोकेशन से कहीं पे भी हो सकते हैं, शार्पली डिमार्केट होते हैं, ठीक है। ऑल्दो दे भी सफ्यूजन ऑफ द ब्लड इनटू द म्यूकोसा एंड सम म्यूकोसा, सम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी यहाँ पे हो रहा होता है। स्कारिंग एंड थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स दैट कैरेक्टराइज क्रोनिक पेप्टिक अल्सर्स आर एब्सेंट। यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह की थिकनिंग है, स्कारिंग वाला कोई काम नहीं होता, ठीक है ना। यार यहाँ पर ना वो लिखा था कि अल्सर्स इंक्लूड लेयर्स ऑफ द necrotic debris, inflammation, generally tissue scarring which develops over time, present only in the chronic lesions, ठीक है ना। क्रोनिक में जाएगा तो फिर आपने ग्रेनुलेशन या स्कारिंग लिखनी है। नॉर्मली इनमें जो एक्यूट लेवल पे होता है ना इतना कुछ कोई नहीं होता, ठीक है। हीलिंग विद कंप्लीट ये पैथोलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, और काम खत्म हो जाता है। इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है, क्रिटिकली पेशेंट्स में होता है, ठीक है। हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं, अल्सर आर एसोसिएटेड विद नोजिया, वोमिटिंग, मेलिना, कॉफी ग्राउंड हेमेटोमेसिस होती है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही होती है, मतलब पेशेंट बताने के कॉफी ग्राउंड हेमेटोमेसिस आ गया ना तो आपको ये ICU का पेशेंट आ गया तो आपके जिनमें फॉरन एनर्जी है, उसका स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर्स है, ठीक है। अगर 3 टाइप्स पूछ लेगा, पैथोजेनेसिस पूछ लेगा तो आपने वही वेजो कंस्ट्रिक्टर वाली एंडोथेलिन वाली लिख देनी है, ठीक है। एक्यूट अल्सर्स आर राउंडेड लिख देना, छोटे से होते हैं 1 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है, और ब्रेड ब्राउन उसकी बेस होती है। क्रोनिक की तरह अल्टीमेटली बहुत सारा काम खराब नहीं हुआ होता, ठीक है। शार्पली आप डिमार्केट कर सकती है उसको, बाकी जो साइड पे म्यूकोजा होती है, ठीक है। और उसने कहा देयर बी सफ्यूजन ऑफ द ब्लड इनटू द म्यूकोजा एंड सम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है ना। और मतलब थोड़ा बहुत ब्लड वेसल्स का मसला होगा, लेकिन स्कारिंग और थिकनिंग नहीं उसकी होनी। सफ्यूजन का लफ्ज़ आप खुद देख लो, मतलब देख लो। कॉफी ग्राउंड हेमेटोमेसिस होती है, ठीक है, एंड देन ब्लीडिंग फ्रॉम सुपरफिशियल गैस्ट्रिक रीजन आल्सो दे मे रिक्वायर ट्रांसफ्यूजन इन 1 to 4। अच्छा वो कहता है अल्टीमेटली इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है कि आपको ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है, ब्लड की परफोरेशन हो जाती है, ठीक है। प्रोफाइलैक्सिस विद PPI इनहिबिटर्स बाज़ का इतना कंट्रोल कर देते हैं उसको।